नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और देश के कोने कोने की खबरों के साथ हम देश प्रदेश में हाजिर हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के गांव में बने वैक्सीन सेंटर में गांव वाले कम और नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के लोग ज्यादा वैक्सीन लगवा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव में बने वैक्सीन सेंटर में ग्रामीण क्यों नहीं आ रहे हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं रवीश रंजन शुक्ला। दिल्ली से सटे जो बिसरक गांव है, वहां के आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देख सकते हैं कि टीकाकरण चल रहा है, लेकिन जो आसपास के गांव हैं यहां पर भी कोरोना संक्रमण फैलने के बावजूद जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही कम तादाद में इस टीकाकरण में भाग ले रहे हैं। गांव वालों की मेन जो मुख्य समस्या है वो यही है कि जो मोबाइल से उनको कोविन पर जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद में जो शेड्यूल करना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि टेक्निकली वो इतने मजबूत नहीं है कि वो उस तरीके की प्रोसेस को करें और उसके बाद में टीकाकरण करवाएं। तो यही वजह है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम सारी आसपास के सोसाइटी, नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद के ज़्यादातर लोग यहाँ पर टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। और जिस गाँव में यानी बिसरक गाँव में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है गौतम बुद्ध नगर का, तो बिसरक गांव के लोगों की जो भागीदारी है और जो आसपास के गांव के जैसे खैरपुर खुर्द है, सैनी गांव है, जलालपुर गांव है, तो वहाँ इस तरीके के गांव के लोग जो है वो बहुत ही कम वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और ये एक मुख्य समस्या है क्योंकि गाँव में लगातार संक्रमण फैल रहा है। मेरे साथ में जो CSC के हेड हैं यहाँ पर सचिंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर साहब, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि टीकाकरण आपके यहाँ लगातार चल रहा है, करीब 500 से 600 लोग रोजाना यहाँ पर टीका लगवाने के लिए आते हैं। आसपास के गांव में चूंकि कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, तमाम सारे लोगों के अंदर में लक्षण भी पाए जा रहे हैं, तो क्या गांव वालों की भागीदारी इस टीकाकरण में कैसी है? हमारे पास कुछ लोगों के फ़ोन और इस तरीके की जानकारी आई है कि गांव वाले रजिस्ट्रेशन, कुछ लोग उसमें अनपढ़ भी, ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं और रजिस्ट्रेशन में उनको प्रॉब्लम आ रही है और ये बात शासन के संज्ञान में ऊपर तक पहुंचाई गई है। और इस चीज़ के बारे में DM सर ने अश्योर किया है कि आगे बात करके जैसे शासन का दिशा निर्देश होगा वो करेंगे। हो सकता है कि वॉक-इन आगे हो या जिस तरीके का भी ऊपर से वो होगा, ये जानकारी प्राप्त हुई है कि लोग गांव वालों को, मतलब आप लोगों ने ये बात सरकार तक पहुंचाई है कि रजिस्ट्रेशन में गांव वालों को दिक्कत होती है, वो इतने तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा के और उसके बाद में यहाँ पर हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग आसपास के सोसाइटीज़ के लोग यहाँ पर ज़्यादा टीका करवाने के लिए आते हैं। हाँ, सोसाइटी के जिनको स्लॉट जिनका बुक हुआ है, सोसाइटी के लोग ज़्यादातर आ रहे हैं। अच्छा, गांव के लोग भी हैं लेकिन गांव के लोग कम हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये आप समझ सकते हैं कि अर्बन ये विलेज है, अर्बन गांव है। जब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि पार्टिसिपेशन वैक्सीनेशन में इतना कम है, तो उत्तर प्रदेश के जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादातर गाँव वालों के पास में स्मार्टफोन नहीं है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने में और उसके बाद में शेड्यूल लेने में उनको कितनी दिक्कत आ सकती है। तो सरकार को इस ओर जरूर चाहिए कि अगर कोरोना संक्रमण से ग्रामीण लोगों को बचाना है तो वॉक-इन यानी वो कभी भी आकर टीका लगवा सकें, ऐसी व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। बिसरक गांव से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और छोटे शहरों की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यहां की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। आइए आपको बताते हैं उस केस के बारे में जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। ये तस्वीरें 4 मई की हैं। 36 साल की श्वेता शिवांगी अपने पिता को बदहवास मेरठ मेडिकल कॉलेज में ढूंढती घूम रही है। श्वेता ने अपने पिता 67 साल के संतोष कुमार को यहां 21 अप्रैल को भर्ती कराया था। श्वेता को 2 मई तक बताया जाता रहा कि उनके पिता का इलाज चल रहा है। बाकायदे ये भी बताया गया कि उनका ऑक्सीजन 79% है। जरा 2 मई की इस रिकॉर्डिंग को सुनिए जिसमें बताया जा रहा है कि संतोष कुमार ICU 2 में भर्ती है। सीताराम को कोई अपडेट मिला? हाँ जी सर, ICU 2 में ना। ये पता नहीं कहाँ पे है एक्चुअली, में पता ही नहीं चला। हाँ सर, बता रहा हूँ मैं, संतोष कुमार ICU 2 में, उनका ऑक्सीजन था 89%। अच्छा, ICU 2 में है।
हाँ ICU में 89% उनको ऑक्सीजन का लास्ट टाइम नोट किया था। लेकिन असलियत भयावह है। हकीकत में संतोष कुमार की 22 अप्रैल को ही मौत हो गई थी। अस्पताल का रजिस्टर बताता है कि संतोष कुमार का शव 22 तारीख को बाथरूम में मिला। 23 अप्रैल को संतोष का शव का अज्ञात में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और परिवार को अगले 10 दिन तक झूठ बताया जाता रहा। हमने सीएमओ को भी फोन किया, बोला ऐसा तो हमारे यहाँ होता नहीं है, अब वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बालियान सर, और उसके बाद अब कह रहे हैं मिल ही नहीं रहे हैं और हमें कुछ नहीं पता। मुझ पर रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास बालियान सर से, अभी मैंने बात करी जाके, तो उन्होंने कोई अच्छा ऐसा रिस्पांस नहीं दिया। बोले हम अभी देख रहे हैं, हो सकता है चले गए हो, पेशेंट चले जाते हैं, FIR करा दीजिए, मिल जाएंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है। CCTV के लिए बोला तो कुछ ऐसा बोला, हाँ हम दिखवाएंगे, अभी हमारे पास ज्यादा दिन की फुटेज नहीं होती है। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद जांच बैठाई गई। जांच में दोषी पाए गए डॉक्टर, नर्स और 2 वार्ड बॉय का निलंबन करने की बजाय उन्हें 1 महीने का वेतन काटकर छोड़ दिया गया। प्रथम दृष्टया में उस समय जो टीम लीडर थे, जिनके समय एडमिशन हुआ था, जो सिस्टर इंचार्ज उस समय जो कर रही थी दोनों दिन के, उनके खिलाफ उनके कुछ के वेतन वृद्धि रोक दी गई और वेतन जो कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ था उसका 1 महीने का वेतन काटा गया। हम इस वक्त मेरठ के मेडिकल कॉलेज के बाहर हैं। इतना बड़ा मामला हुआ कि हाई कोर्ट तक ने फटकार लगाई प्रदेश को और कहा कि राम भरोसे है यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम। लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया। कुछ लोगों को चेतावनी दी गई है और कुछ लोगों की वेतन वृद्धि यानी उनकी सैलरी का जो इंक्रीमेंट होता है उसे रोक दिया गया है। सस्पेंशन किसी का नहीं हुआ है। तो हालात ये है कि जवाबदेही भी तय करने के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई है। सहयोगी मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मेरठ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 जिलों बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, जौनपुर और श्रावस्ती की स्वास्थ्य सेवाओं पर रिपोर्ट भी मांगी है। जौनपुर में एक गांव में 1 महीने में 31 लोगों की मौत हो गई क्योंकि टेस्टिंग नहीं होती, इसलिए कोरोना प्रमाणित नहीं होता। जौनपुर और बिजनौर के गांव की पड़ताल करती कमाल खान की ये रिपोर्ट। जौनपुर के पश्चिमी छोर से गुजरती गोमती किनारे बसे पिलखिछा गांव में 1 महीने में 31 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर को कोरोना के लक्षण थे, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ। भवानी प्रसाद शर्मा के घर 3 लोग गुजर गए। पहले भाई प्रेम सागर शर्मा, बहू रागिनी शर्मा और पत्नी गीता शर्मा। गीता शर्मा 15 अप्रैल को बीमार हुई, 17 को गुजर गईं। अस्पताल तो सारे बंद चल रहे हैं। किसी मेडिकल स्टोर पे नपवाया बीपी बहुत लो था। किसी हार्ट डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश किया, सागन अस्पताल बंद थी, वहाँ प्राइवेट डॉक्टर भी देखने से इनकार कर रहे थे सब। गांव में इतनी मौतों से दहशत है। गांव का शमशान इस दहशत को और बढ़ाता है, जहां कोरोना की वजह से दूसरे इलाकों के लोग भी बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार करने आते हैं। चाय पान की दुकानें तक बंद हैं, जहां गांव वाले फुर्सत में अड्डेबाजी करते थे। रेनू यादव टीचर थीं, पंचायत चुनाव की ड्यूटी में गईं, कोरोना जैसे लक्षण के साथ गुजर गईं। 12 तारीख को ट्रेनिंग की थी, उसके बाद कहीं नहीं गई, घर पे थी, केवल स्कूल जाते थे, स्कूल से फिर वापस घर पे। जैसे बुखार हुआ था, जैसे उनको दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में, इसलिए हम सिटी स्कैन कराए। बाद में दूसरे दिन सांस का प्रॉब्लम होने लगा। इलाके के खुटहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर बताते हैं कि इस बारे में SDM ने मीटिंग कर गांव में लोगों की टेस्टिंग कराने और उनमें जागरूकता फैलाने के लिए आशा वर्कर को जिम्मेदारी दी है। जितनी आशा संगिनियां हैं, इनको जाके क्षेत्र में संदेश देना कि आपके जो भी इस तरह से लक्षण से ग्रसित मरीज हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस फूलने की समस्या से, इनको दवाएं देना। दवाओं देने के साथ साथ लगे हाथ जांच भी करा देना, ताकि ऐसे कोई गंभीर मरीज है तो तुरंत पकड़ में आ जाए जांच में। बिजनौर जिला अस्पताल में कोविड मरीज भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ मरीज और तीमारदार दोनों परेशान हैं। तीमारदार कहते हैं कि स्टाफ काम नहीं करता, ना वक्त पे दवा देता है, ना ऑक्सीजन। नाम है, मेरी मदर जो है हॉस्पिटल में ही गवर्नमेंट जॉब पे सर्विस है, वो उनका भी इलाज नहीं कर पा रहे। इंजेक्शन के लिए कह रहे स्टाफ को बुला रहे, स्टाफ आने को तैयार है। सिलेंडर बदलने के लिए कह रहे सिलेंडर खत्म हो गया है, वो सिलेंडर चेंज करने के लिए तैयार नहीं है कोई। अस्पताल का स्टाफ कहता है कि मरीज ज्यादा हैं और स्टाफ बहुत कम।
कम स्टाफ से इलाज करना बहुत मुश्किल है। तीनों वार्ड में अपना स्टाफ अलग अलग होना चाहिए। अब 2 स्टाफ हैं, तीनों वार्ड देते हुए दिक्कत आती है। ये 3 वार्ड में कितने मरीज हैं टोटल? 3 वार्ड में समझो कि एक वार्ड में कम 30 मरीज हैं। किसी में 30 हैं, किसी में 22 हैं, किसी में 28 हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि छोटे शहर और गांवों की स्वास्थ्य सेवा समझने के लिए हमने बिजनौर को टेस्ट केस के तौर पे लिया। बिजनौर शहर की आबादी 9,25,312 है। यहाँ लेवल 3 का एक भी अस्पताल नहीं। 3 सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 150 बेड हैं। यहाँ सिर्फ 5 बाईपैप और 2 नेजल कैन्यूला हैं। ग्रामीण बिजनौर की आबादी करीब 32 लाख है। यहाँ 10 CHC हैं, यानी 3 लाख के लिए 1 CHC। 3 लाख की आबादी पे यहाँ सिर्फ 30 बेड हैं। 300 बेड के लिए 17 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं। एक भी बाईपैप नेजल कैन्यूला नहीं है। 300 बेड पे सिर्फ 250 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। गांवों में लोगों में कोरोना के लक्षण भी हैं और मौतें भी हो रही हैं, लेकिन ये तब तक प्रमाणित नहीं होगा कि मौतें कोरोना से हुई हैं जब तक टेस्टिंग ना हो जाए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गांवों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो। बिजनौर में जुबैर और जौनपुर में राजेश श्रीवास्तव, कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के राजस्व और बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप का कोरोना से निधन हो गया। उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। विजय कश्यप चरथावल विधानसभा से विधायक थे। उनके निधन पर PM मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। इस साल कोरोना की चपेट में बिहार के 80 से ज्यादा डॉक्टर और अन्य स्टाफ जैसे कि नर्स और पैरामेडिक्स आ चुके हैं, लेकिन IMA का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार मात्र 4 डॉक्टर्स के परिवार को छोड़कर किसी को भी 50 लाख का मुआवजा मिला ही नहीं है। IMA तो अब प्रभावित परिवारों के लिए चंदा इकट्ठा करने में लगी है। पटना के IGMS के कोरोना वार्ड के ICU में जरा भी जगह खाली नहीं है। ऐसे वार्डों में रात दिन काम करने वाले 80 से ज्यादा डॉक्टर, नर्सें और फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मी इस दूसरी लहर में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हमारे जो डॉक्टर मरे हैं, जो 50 लाख देने की बात है, अभी तक नहीं हुआ है, उसको देने की कृपा करें। कारण कि यदि प्रोत्साहन राशि यदि कुछ परिवार को नहीं मिलेगा तो जो डॉक्टर जान पर खेल के काम कर रहा है उसको करने में दिक्कत होता है। विशेषज्ञों की माने तो इस बार वायरस के खतरनाक स्ट्रेन के कारण भी समय पर इलाज के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई। बिहार के स्टेट में ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था, और ऐसा भी नहीं कोई जवान या बूढ़ा या डॉक्टर एकदम 25 साल का, 26 साल का, 24 साल का डॉक्टर सबकी मृत्यु हो रही है। तो इसलिए हम तो क्या बताएं, ये वही कारण है कि पहले का जो देखिए यही कंसेप्ट जो शुरू में था 2 फीट का 6 फीट का दूरी और ये सब तो खत्म है। ये तो एरोसोल इफेक्ट है, वातावरण में वो है। अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा वातावरण में है, हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं और उसके आउटडोर में बहुत ज़्यादा वातावरण में है, तो मान लिया उधर से गुजर रहे हैं, कितनों मास्क पहने हुए, चाहे बतियाने के लिए इन्ने उन्ने हो गया, मास्क घसक गया, घुस गया और उसके बाद हो गया। लेकिन सवाल है कि IMA को आखिर अपने मृतक सहयोगियों के परिवार वालों की मदद करने के लिए पूरे देश में चंदा क्यों मांगना पड़ रहा है। अभी तक में अब ऑल टुगेदर इस साल अब जो सेकेंड जो स्ट्रेन आया वो 83 है और पहला मिला करके 120 लाख हो गया है, और अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से 4 लोगों को मुआवजा मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस स्कीम है, उसके तहत हम लोगों ने बिहार राज्य से कई अनुशंसाएं भेजी हैं, जिसमें आज के दिन में 29 रिकमेंडेशंस हम लोगों ने भेजा है। 6 की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। अभी जब हम ये खबर फाइल कर रहे थे कि खबर आई कि पटना के मशहूर हार्ट सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार भी आखिरकार कोरोना से अपनी जंग हार गए। निश्चित रूप से इससे बड़े सदमे की खबर ना बिहार और ना ही देश के लोगों के लिए हो सकती थी।
उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे देश के अधिकारी और बाबू हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के इस शहादत को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं करेंगे और उनके प्रति संवेदना दिखाएंगे। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के राम स्नेही घाट के तहसील कंपाउंड में बनी एक मस्जिद प्रशासन ने गिरा दी है। स्थानीय मुसलमानों का आरोप है कि मस्जिद बहुत पुरानी थी और स्थानीय लोग यहां नमाज पढ़ते थे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि तहसील कंपाउंड में एसडीएम बंगले से सटाकर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया था। ये वक्त के साथ बढ़ता भी गया, उनका दावा है। मार्च में उसमें रहने वाले व्यक्ति में से प्रशासन ने उसके मालिकाना हक का कागज़ मांगा तो नहीं दिखा सका और वहां से फरार हो गया। तब से इमारत पर तहसील प्रशासन का कब्जा था और कल उसे गिरा दिया गया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि ये 100 साल पुरानी मस्जिद थी और इसे गिराने के खिलाफ अदालत जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने लॉकडाउन में किसी भी तरह के निर्माण को तोड़ने पर रोक लगा दी।